हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, एक कमांडर चीफ मारा है, हजारों बनेंगे। अरे नसरुल्लाह का ना नहीं जानते ये लोग भाई, हिजबुल्लाह का हा नहीं जानते ये, इनको कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो ठीक है, जिस घर से अफजल निकलेगा, हिंदुस्तान में आतंकवाद करेगा, उसको हर घर में घुसकर मारेंगे। बहुत सीधी बात है। मिट गए इस देश में औरंगजेब को मानने वाले और मनाने वाले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर कोई जाहिल टिप्पणी करे, मैं नहीं चाहूंगा ऐसा। जैसे कहा था दिग्विजय सिंह ने कि राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, कहाँ राम पैदा हुए। उनकी इतनी औकात नहीं है पलटकर यही बात किसी और धर्म के किसी और भगवान के बारे में बात करें। इस देश में एक अकेली एथलीट विनेश फोगाट नहीं है। बिल्कुल। हरियाणा में एक अकेली एथलीट विनेश फोगाट नहीं है। मैं मानता हूं उसका जवाब प्रधानमंत्री ने जो किया है वो सब सामने है जनता के। लेकिन अरविंद केजरीवाल नामक प्राणी ने कभी भी अपनी कुर्सी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री की नहीं छोड़ी। देखिए, सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है। सिस्टम ये बिल्कुल भी सुप्रिया सिंह कहती है कि सिस्टम हमारा है। नहीं, उनका होता तो सरकार न ले आते क्या। नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता शिवम त्यागी, जिनसे देश में फिलहाल मौजूदा राजनीति में क्या कुछ चल रहा है उन पर तो चर्चा करेंगे। लेकिन केंद्र में जो विषय आज रहेगा वो रहेगा इजराइल का, ईरान का। जिस तरीके से वो मानसिकता आखिर कौन सी है जो हिंदुस्तान में पनप रही है, और ईरान अगर मिसाइल दागता है इजराइल के ऊपर तो वो लोग कौन है जो कहते हैं कि हमारे मिसाइल इजराइल में जाकर तबाही मचा रही। बहुत बहुत स्वागत है शिवम त्यागी जी। धन्यवाद। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, एक कमांडर चीफ मारा है, हजारों बनेंगे, और हमारी जो मिसाइल है वो इजराइल पर में जाकर तबाही मचा रही है। वो मानसिकता क्या है, पनप कहां से रही है और खतरा कितना है? ये जेएनयू की तो बात नहीं कर रहे आप? ये नारे तो बड़े सुने सुने से लग रहे हैं मुझे। ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं इस वक्त। कश्मीर की महबूबा मुफ्ती तो अपना एक दिन का प्रचार भी रद्द कर चुके हैं इस मामले में। अरे बड़ा कमाल है। तो ठीक है, जिस घर से अफजल निकलेगा, हिंदुस्तान में आतंकवाद करेगा, उसको हर घर में घुसकर मारेंगे। बहुत सीधी बात है। हिंदुस्तान में आतंकवाद की कोई जगह है नहीं 2014 के बाद से। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे इससे पहले हमास हो, चाहे उससे पहले अफजल हो, चाहे उससे पहले उसामा बिन लादेन हो, चाहे उससे पहले लश्कर तैयबा हो, इस तरह के लोगों की बात करके, इस तरह के लोगों का समर्थन करके वो इस देश में किसी तरीके की कम्युनल टेंशन अगर बढ़ा सकते हैं, उनको ऐसा लगता है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर उसको मारेंगे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे कोई भी आतंकवादी हो। कोई जगह नहीं है इस देश में। दुनिया में कुछ भी चल रहा होगा, हिंदुस्तान शांत है और शांत रहेगा। कहेंगे क्या ऐसे लोगों को? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि लखनऊ के हजरतगंज से आगे भी जो आदमी नहीं निकला वो हिजबुल्लाह से हसरत पाले हुए, पता नहीं किस बात पे। मुझे अपना भाई चुनने के लिए उसको ये नहीं देखना कि वो एक सर्टेन तरीके का दिखता हो, उसकी दाढ़ी है, मूछ नहीं है, उसके कपड़े कुछ एक अजीब ढंग के हैं या कुछ एक ढंग के हैं, तो बस वो मेरा भाई हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बराबर में कौन रहता है, वो आपके साथ कितनी मदद करता है, कितना साथ देता है, वो किस धर्म का बेशक हो, आप उस पर तय करिए ना। मैं गारंटी से कह सकता हूं 100 में से 99.99% जो हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं वो ये जानते नहीं होंगे हिजबुल्लाह पैदा क्यों हुआ, वो ये जानते नहीं होंगे कि वो कहां से निकला है, वो ये जानते नहीं होंगे कि किस साल में निकला है, वो ये नहीं जानते होंगे कि कॉज क्या था, वो ये भी नहीं जानते होंगे कि उसके कितने कमांडर हुए, कहां से हुए, क्या हुआ। लेकिन उनको बस ये पता है कि हिजबुल्लाह है। हिंदुस्तान की मीडिया ने चलाया कि उनका जो चीफ है नसरुल्लाह वो मारा गया। नसरुल्लाह के चक्कर में क्यों पड़े हो भाई? ये तो मुझे लगता है कि अपने आप में निहायती एक जबरदस्ती एक मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, जिसमें इनको वहाँ कौन कितना मानता है ये भी जानते हैं, स्थितियाँ कैसी हैं ये भी जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके खुद एक बेवकूफ़ी में रहना उसका कोई लाभ नहीं है। हिजबुल्लाह के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक ज़माने में 1982 में शायद ये पैदा हुए, जब ये लेबनान में सिविल वॉर चल रहा था, और उस सिविल वॉर के दौरान जो है ईरानियन गार्ड्स ने मिलकर इसको बनाया। एजेंडा बहुत साफ था कि जितना भी कौमी एकता, मुस्लिम मजबूती, ये इन सब चीज़ों को लेकर जो है उनको आगे बढ़ना है।
लोग ऐसा कहते हैं कि 20,000 उनके पास आर्म्ड फोर्स है, 25,000 रिजर्व फोर्स है, इतने उनके पास लोग हैं। हाँ, युद्ध भी लगातार अगर बात करें तो 2000 में लड़ लिए, 2006 में शायद इजराइल से एक बार लड़ लिए, फिर से लड़ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर किसी भी देश की सॉवरेनिटी पर कोई हमला करेगा तो जवाब मिलेगा ही। उसमें इतना तड़पने की क्या आवश्यकता है भाई? हमारा कोई हिजबुल्लाह से लेना देना नहीं, हिंदुस्तान का कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, हिंदुस्तानियों का कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, हिंदुस्तानियों का आतंकवाद से कॉन्फ्लिक्ट है, आतंकवाद से हिंदुस्तान को लड़ना है। लेकिन तुम हर जगह उसमें धर्म में घुस जाते हो, क्यों? घुसने की जरूरत क्यों है भाई? अफजल अगर हिंदुस्तान का आतंकवादी है तो है, कोई दूसरा अगर उसामा इस दुनिया का आतंकवादी है तो है, नसरुल्लाह अगर अरेबिया के मतलब पूरे सऊदी अरब के 22 कंट्रीज में आतंकवादी उसको माना जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स उसको आतंकवादी मान रहा है, ईयू उसको आतंकवादी मान रहा है, तो आप जबरदस्ती के समर्थन में क्यों इसलिए खड़े क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान है? ये सोच बहुत खतरनाक है और ये सोच मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया में जहां भी पनप रही है ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो और वो बहुत खतरनाक चीज है। आपने अफजल का जिक्र किया, लेकिन आज भी कश्मीरी बहुत सारा एक धड़ा जो है उसे आतंकवादी नहीं मानता। उसामा बिन लादेन का आपने जिक्र किया, केरल में बसों पर, ट्रकों पर जिस तरीके से एक हीरो के फोटोज पोस्टर लगाए जाते हैं, इस तरीके से लगाए जाते हैं, बावजूद इसके भी कमी वो क्या है कि ये ऐसा होना बंद नहीं होता? हो भी नहीं सकता, इस दुनिया में अलग अलग नहीं, देखिए आज़ादी है, विचार अपने व्यक्त रखने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब कि ये हो जाएगा कि आप एंटी नेशनल हो जाएंगे। वो अपने आप को नहीं मानते ना कि वो इंटरनेशनल है, उनको लगता है कि ओसामा किसी पीस फाउंडेशन का जो है। तो फिर मैं ये बात मान लूं कि संविधान से पहले इस्लाम? हाँ, ये आप सुनते नहीं क्या आए दिन डिबेट्स में? आप किसी से डिबेट्स में उठा के पूछ लो, किसी मौलाना से पूछ लो, किसी मुस्लिम से पूछ लो, किसी क्लैरिक से पूछ लो, आप किसी से भी पूछ लो, उनसे पूछो संविधान या इस्लाम। ये सवाल तो मैंने ही खुद पूछा था एक मौलाना से एक डिबेट में, उसने बोल दिया इस्लाम, मेरा धर्म मेरे लिए पहले, कुरान मेरे लिए वो पहले। तो जब अगर यही बोल देते तो बात ही खत्म हो जाती है। और एक चीज़ मुझे बताइए, अगर धर्म इनके लिए पहले नहीं है तो फिर नसरुल्लाह के लिए किस आधार पर हमारे देश में जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं? किस आधार पर जो है इस्माइल हानिया के मरने पर यहाँ रोवा राट पड़ा हुआ था? किस लिए? क्यों इस्माइल हानिया के मरने पर या नसरुल्लाह के मरने पर हिंदुस्तान में, लखनऊ में और इसके अलावा महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट किस बात का? अरे नसरुल्लाह का ना नहीं जानते ये लोग भाई, हिजबुल्लाह का हाँ नहीं जानते ये, इनको कुछ नहीं पता उसके बारे में, इनको ये आइडिया नहीं है कि वो करते क्या थे, इनको ये आइडिया नहीं। लेकिन बस ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड है। चाहे उसने 1 लाख लोगों को मारा हो, ब्रदरहुड है। चाहे वो दुनिया में कहीं भी आतंक फैला रहा हो, ब्रदरहुड है। चाहे उसामा ने कितना कुछ भी किया हो, ब्रदरहुड है। ये तो नहीं हो सकता। मतलब कमाल की बात ये, इस तरह के लोगों के लिए ब्रदरहुड, और वो भी कितना। अब इस तरह के ब्रदरहुड से मुझे लगता है दुनिया सारी देखने और समझने लग गई और पहचानने लगी। क्योंकि सऊदी अरब ने भी जो है एक आदेश जारी कर कह दिया कि कोई भी हिजबुल्लाह के समर्थन में ना नारे लगाएगा ना पोस्टर लगाएगा, और ऐसा वहां हो नहीं रहा है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। महबूब अली, सपा विधायक, नाम सुना होगा आपने। एक वीडियो भी आया था उनका भी कुछ दिन पहले, देखा होगा वो भी आपने? नहीं, वीडियो देखा नहीं। क्या बोला उन्होंने? कि जब हम तादाद बढ़ाने में लगे हुए हैं, बढ़ जाएगी तो तख्ता पलट कर देंगे उत्तर प्रदेश का। अच्छा मुझे लगता है कि उसको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। ये हिंदुस्तान है, ये लेबनान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान भी नहीं है, यहाँ का संस्थापक जिन्ना भी नहीं था। बढ़ रहे हैं ना लेकिन लगातार। मैं मानता हूँ कि ठीक है, हिंदू 80 से 78 पे आ गए ना, बिल्कुल, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये उनका ख्याली पुलाव है। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है, इस देश के धर्म की धरा इतनी मजबूत है, इस देश के सनातन की जड़ें इतनी मजबूत है कि 1000 साल इन्वेजन झेलने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर पाया। अल्टीमेटली रहे वही जो रहने थे और रहेंगे वही जो रहने वाले हैं। तो अगर कोई इस तरह की गलतफहमी महबूब अली या फिर उनकी पार्टी वाले अखिलेश यादव या फिर उनको जो भी आप कहें, उनका जो भी नया नामांकन कर दें, वो अगर ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर जो है कोई गजवाए हिंद या गजवाए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, अपनी जान बचानी भारी है, आप उसको लेकर बेहतर रहिए। कानून और संविधान के अंतर्गत रहकर जो भी काम करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से आता है, कोई फर्क नहीं है। उससे बाहर निकलकर अगर कोई सोचता है कि उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी हो सकती है, उनको अपना कोई ब्रदरहुड मिल सकता है, वो डेमोग्राफिकली यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, भूल जाइए वो। अरे जिस देश में
30 साल पहले जो है आपने जम्मू कश्मीर में चीज़ों को खराब कर दिया था, हमने तो वहां घुसकर ठीक कर दिया उन चीज़ों को, और बेहतर कर देंगे, पंडितों को भी वहां पर बसा देंगे, 370 भी हटा दिया। तो हम तो चाहे वो राम मंदिर का विषय हो 500 साल पुराना, और चाहे 30 साल पुराना कश्मीरी पंडितों का विषय हो, और डिस्टेबलाइजेशन हो वहां की, हम तो, और ये सरकार तो, और मोदी जी तो उस तक को ठीक कर देते हैं, तो बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई अगर इस तरीके के ख्याली पुलाव बैठे हुए पाल रहे हैं महबूब अली जैसे लोग, निकाल दो दिमाग से, कुछ नहीं होने वाला। चलिए पाकिस्तान पे बात करते हैं थोड़ी सी। जयशंकर साहब पाकिस्तान जा रहे हैं समिट में। हाँ, तो क्या जैसे मोदी जी के पास निमंत्रण था, सवाल उठे थे कि बहुत सारे कि मोदी जी भी जाएंगे नहीं जाएंगे, इससे पहले जा चुके हैं, तो जाएंगे नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि शायद उस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बयान आ चुका है, और उन्होंने कहा है कि एससीओ समिट के प्रति हमारी कटिबद्धता है, एससीओ चार्टर के प्रति हमारी कटिबद्धता है, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं, हम जाएंगे और जयशंकर जी जाएंगे, जैसा मैंने अभी तक सुना है, मीडिया में रिपोर्ट्स में देखा है। और फिर एक और सवाल उनसे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान जो आप जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान से कोई बात होगी क्या? जयशंकर जी का दो टुक जवाब था कि हर एक चीज का एक समय होता है, पाकिस्तान से बातचीत का समय खत्म हो चुका है, हमें पाकिस्तान से बात करने की जब स्थिति थी हमने चीजें करी, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। रही बात कश्मीर के संबंध में, हम 370 हटा चुके हैं, अपनी चीजें ठीक कर चुके हैं, हमें उनसे कोई बात करनी नहीं है। अब हमें उनसे कोई बात करनी या फिर किसी तरह का तारतम्य स्थापित करने की आवश्यकता नहीं, तो हम बात नहीं कर रहे हैं उनसे। जाकिर नाइक भी पाकिस्तान में ही है? बिल्कुल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको किसी तरीके के अननोन लोग घेर न लें। आजकल वो पाकिस्तान में पता नहीं चलता, दिन रात कौन किसको मार के कैसे भाग गया, निकल गया, क्या हो गया। तो मैं मानता हूं कि वो ठीक रहेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जाकिर नाइक के वहां जाने से हमारे यहाँ दिग्विजय वगैरह जो है वो काफी खुश होंगे, क्योंकि वो जाकिर साहब और ये सब इस तरह की बातें करते थे जब वो यहाँ पर रहते थे एक ज़माने में। तो मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है, उनकी सेफ्टी पर अच्छा खासा खर्च कर रहा होगा पाकिस्तान। वैसे हालांकि वहाँ खाने पीने के पैसे तो उन पे बचे नहीं, लेकिन ठीक है, एक आतंकवादी पर समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। भगवान उसकी उम्र लंबी ना करे। हिमाचल में कांग्रेस सरकार एक टॉयलेट टैक्स लेकर आई है। 25 रुपये प्रति घर के हिसाब से आपको देने होंगे, जितनी सीट्स हैं, मतलब जितनी टॉयलेट सीट्स हैं उसके हिसाब से आपको देने होंगे। क्या वाकई में राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, जो बजट है राज्य का, वो खजाना खाली हो चुका बिल्कुल? एक कांग्रेस जहाँ जहाँ जाएगी बर्बादी लाएगी। ये हाथ जहाँ जहाँ जाएगा सब कुछ साफ कर जाएगा। आप कर्नाटक ले लीजिए, आप हिमाचल ले लीजिए, जहाँ पर भी जाते हैं आतंक फैलाते हैं, सब कुछ साफ करते हैं, केंद्र में गांधी खानदान को पहुँचाते हैं और उसके बाद कहानी खत्म। राज्य आ जाता है एक तरीके से चारपाई पर, पूरे तरीके से पैरालाइज्ड कर देते हैं ये। और मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपको हर राज्य के देता हूँ जहाँ जहाँ पर ये है। हिमाचल में इनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस जो है तनख्वाह नहीं दे पा रही है। हिमाचल में सीएम ड्रामा कर रहे हैं कि मैं अपनी तनख्वाह छोड़ दूंगा। अपनी तनख्वाह छोड़कर कितने लोगों को क्या दे दोगे? मिनिस्टर्स कहते हैं मैं अपनी तनख्वाह छोड़ दूंगा। वहां पर इस तरह की स्थितियां बना दी हैं कि राज्य में सुचारू रूप से स्टेबलाइजेशन प्रोसेस की जितनी भी स्कीम्स है वो तक नहीं चल पा रही, सोशल वेलफेयर के काम नहीं कर पा रहे। होता क्या है कि इनके यहाँ पर एक राहुल गांधी हैं जो अपने आप में भस्मासुर है। बस उनको किसी राज्य में ले जाइए, वो 4 जो है इस तरह की घोषणाएं करेंगे, उन 4 घोषणाओं का टोटल बजट जो होगा वो राज्य में जो है सारी चीजों को उथल पुथल कर देगा और स्थितियां खराब कर देगा। एग्जाम्पल, कर्नाटका में राहुल गांधी की जो जितनी भी स्कीम्स वो बोलते हैं, जो वो गारंटी की बातें करते हैं, उनको पूरा करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब 65,000 करोड़ तो वो जमा किया, उसके बाद क्या हुआ कि पैसा पूरा नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, दूध पर पैसा बढ़ा दिया, फ्री फेयर जो बसेस का था उस पर पैसा बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल पर पैसा बढ़ा दिया, बिजली पर पैसा बढ़ा दिया, जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन पर टैक्सेशन बढ़ाने के लिए बिल लेकर आ गए, दलितों के जो वेलफेयर के फंड्स थे उनको रिडायरेक्ट कर दिया, उनसे लैम्बोर्गिनीज खरीद कर ले आ रहे हैं तेलंगाना और अलग जगहों में, मतलब अलग एक स्थिति बना दी। आज हालात ये है कि राज्य में मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर खुद आकर जो है वहां पर, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है जी। यही स्थिति है, अब हिमाचल में कर दिया। अब टॉयलेट टैक्स पर आई है हिमाचल में। ओपीएस को मान लें इसके पीछे की वजह, ओपीएस मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां बनी हैं वो इस तरह की चीजों से बहुत है। ओपीएस एक वजह नहीं हो सकती, बहुत सारी वजह है। मैं मानता हूं जिस तरीके की जो गारंटीज फ्लो करने की कोशिश करते हैं वो हर राज्य में एक सुपर नॉन सक्सेसफुल मॉडल साबित हुआ है।
और ख़ास तौर पर हिमाचल में, और अगर हम बात करें ये टॉयलेट टैक्स की, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनका एडवाइज़र कौन है। मतलब टॉयलेट टैक्स, खाने की चीज़ों पर टैक्स होना था, ग्रोसरी पर टैक्स होना था, सर्विस पर टैक्स होना था, इन सब चीज़ों पर टैक्स होना था, अब जाने पर भी टैक्स ले रहे हैं। बताइए मतलब क्या ही बेशर्मी है, हद हो गई है। मतलब वो कहते हैं ना, वो बाप चला गया अंधेरे में और बेटा पावर हाउस। नाना ने, दादी ने, माताजी ने, पिताजी ने मिलकर देश में टॉयलेट नहीं बना पाए पूरा। जब हम आए तो हिंदुस्तान में सिर्फ 60% टॉयलेट कवरेज थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, उस टॉयलेट कवरेज को 100% किया। बना तो पाए नहीं टॉयलेट किसी के लिए, और अगर कोई बना रहा है तो उस पर चार्जेस और लगा रहे हैं। मतलब मैं मानता हूं कि इससे ज़्यादा बुरा हाल हो नहीं सकता, हालांकि डिनाई करते हुए घूम रहे हैं कल से, बट ये दिखाता है मानसिकता, और ये दिखाता है राज्य की करंट स्टेबिलिटी के क्या हालात हो गए हैं, और ये दिखाता है इनका एक मॉडल कि ये किसी भी राज्य में अगर पहुंचेंगे उसको एटीएम की तरह इस्तेमाल ही करेंगे, लेकिन उसको अगर कुछ बेहतर मॉडल उनके पास होगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर देश में आए तो, देश में अगर आए, आएंगे ही नहीं, अगर आए नहीं, अगर देखिए राजनीति है, सत्ता तो स्थायी नहीं रहती ना। हाँ बिल्कुल स्थायी नहीं रहती, लेकिन मुझे लगता है कि देश देखता है, इस देश की जनता इन सभी लोगों को जहां तक बाय एंड लार्ज समझ गई है। जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरह की चीजें हैं, और जिस तरह का बार बार एक स्ट्रक्चर बना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ जा रहे थे कहीं पर, अपने भक्तों के साथ। तो एक रास्ते में जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में जगह जगह छोटे छोटे खड्डे हैं, कहीं पर 2 फीट, कहीं पर 4 फीट, कहीं पर 5 फीट, कहीं पर 6 फीट, कहीं पर 8 फीट, कहीं पर 9 फीट, ऐसे कहीं 3 फीट 4 फीट। तो अनुयायी बड़ा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने बोला कि भगवान ये छोटे छोटे गड्ढे क्यों हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई प्यासा यहाँ से जा रहा था, और वो यहाँ से जब निकल रहा था तो उसको प्यास लगी, तो उसने सोचा कि पानी पीना है। आसपास कोई नल और इस तरह की व्यवस्था उस जमाने में थी नहीं, तो उसने सोचा मिट्टी खोदता हूँ, पानी पी लेता हूँ। उसने एक खड्डा खोदा, 2 फीट, पानी नहीं निकला, दूसरे पर चला गया। दूसरा खड्डा खोदा, 3 फीट, पानी नहीं मिला, तीसरे पर चला गया। 4 फीट, फिर 5 फीट, कुल मिला के उसने पूरा रास्ता खोद दिया। उसको पानी भी नहीं मिला, वो प्यासा भी रह गया, और पूरा खड्डे रोड में भी पड़ गए। अर्थात देश में देश की जनता को, देश के लोगों को पेशेंस की आवश्यकता है। एक निजी जीवन में भी पेशेंस की आवश्यकता है। आपको एक लंबी और स्टेबल सरकार चाहिए, पेशेंस चाहिए। स्थितियां सुधारने के लिए बेहतर और लंबे समय की एक सरकार चाहिए। हिंदुस्तान में भी जिस तरह की अभी स्थिति है, देश इस बात को समझ गया। हम एक सरकार में अप्रॉक्सीमेटली और एक खानदान के रूल में 58 साल रहे। उन्होंने देश को क्या बनाकर छोड़ा हमारे सामने है। 10 साल में हम देश को कहां लेकर आ गए, ये भी देश के सामने। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, जीडीपी से लेकर, इकोनॉमी से लेकर, सोशल वेलफेयर से लेकर, हर चीज पर हम लेकर आगे आए। लेकिन जनता इस बात को समझती है कि हर जगह खड्डा खोदने से पानी नहीं मिलेगा। पेशेंटली एक जगह, एक स्थिति पर काम करके, एक सरकार और एक नेता, उसके साथ काम करके जरूर इस देश को आगे भविष्य में ले जाया जा सकता है। बाकियों के साथ ऐसा संभव नहीं है। राहुल गांधी का व्यू पॉइंट क्या है, चाहते क्या है राहुल गांधी? वो तो उनको पूछ लो, मुझे लगता है आई एम 10,000% श्योर उनको खुद क्लियर नहीं होगा। अर्नब गोस्वामी ने पूछ लिया था आपसे 10 साल पहले एक बार उनका व्यू पॉइंट। ऐसा कहा जाता है कि पीछे, जैसे मैं भी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं, तो ऐसा कहा जाता है कि पीछे वो क्यू कार्ड लेकर खड़ी हुई थी प्रियंका गांधी बेचारी, बावजूद उसके इतना ब्लंडर इंटरव्यू हुआ था, आज तक उसके बाद कभी इंटरव्यू नहीं दिया, और उसके बाद आज तक अपना कोई विजन बताया नहीं, और बता भी नहीं सकते। अगर उनमें हिम्मत होती तो पिछले चुनाव में, उससे पिछले चुनाव में इंटरव्यू देते, कि इंटरव्यू नहीं दे सकता वो आदमी भाई, एक चीज पर बात नहीं कर, क्योंकि विजन नहीं है। अब वो आपने वो कॉन्फ्रेंस देखी थी जिसमें उसने बोला था इंडिया अलायंस, और रिपोर्टर ने इमीडिएटली खड़ा होकर कहा था इट्स नॉट इंडिया अलायंस, इट्स इंडिया अलायंस। तो देन ही सेड दैट इट्स अ बीजेपी टर्मिनोलॉजी। कहता नहीं, फिर रिपोर्टर ने कहा व्हाट ए स्टैंड्स फॉर, ऐसे क्या बोलते वो, अलायंस। अलायंस। अरे वही तो बोल रहा है वो भाई, नहीं ले सकता इंटरव्यू आदमी। एक आदमी इंटरव्यू अटेम्प्ट नहीं कर सकता। एक आदमी पॉलिसी के बारे में 5 मिनट बात नहीं कर सकता। एक आदमी बिना फंबल मारे किसी पॉलिसी के बारे में देश को बता नहीं सकता। एक आदमी हिंदुस्तान के बारे में 5 मिनट नहीं बोल सकता, इकोनॉमी के बारे में 5 मिनट नहीं बोल सकता। जबरदस्ती का उसको उठाकर आप, मतलब सॉरी टू से, इस तरह की बातें चल ही नहीं सकती। अब ये इस तरह की चीजें नहीं चल सकती। हिंदुस्तान नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो ठीक है, सीटें बड़ी हैं, इसको कोई डिनाई नहीं करेगा, लेकिन वो उस आदमी को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि विजन तो है ही नहीं ना। आपने कहा कि राहुल गांधी का क्या विजन,
कोई विजन नहीं भाई। उस आदमी से खुद पूछ लो, वो खुद अगर बता दे क्या विजन है, तो नहीं है कोई विजन उनके पास। ठीक है, महिलाओं की बात करते हैं, देश में समानता लाने की बात करते हैं, लेकिन अभी कल की ही बात है, मंच पर एक महिला के साथ, महिला नेत्री के साथ छेड़छाड़ हुई। उससे पहले राधिका खेड़ा का भी बयान आया कि कमरे में बंद किया गया और वहाँ मारपीट तक करने की कोशिश की गई। और उससे पहले भी एक बयान आया था, महिलाओं को आगे बढ़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। इन सभी को अगर मैं जोड़ूं तो ना तो प्रियंका गांधी का कोई बयान है, ना राहुल गांधी का कोई बयान है। हालांकि महिला पहलवानों के लिए वो पहुंच गई थी जंतर मंतर पर। देखिए, महिलाओं के लिए एक इंक्लूसिव विजन की आवश्यकता है जो कि पूरे हिंदुस्तान के लिए हो, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में चले। एग्जाम्पल, आप छोटी सी चीज़ देखिए, इनके महिलाओं के विजन में आप इनकी पार्टी का देखिए पूरा स्टैंड किस तरीके का रहता है। आपको याद होगा, इनके अभी पिछले दिनों वीबी श्रीनिवास इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। उन पर उन्हीं की पार्टी ने, असम की एक महिला ने जो युवा मोर्चा में थी, उन पर आरोप लगाए कि उन्होंने उनका शोषण किया है। पार्टी ने वीबी श्रीनिवास को बचाया, उनके लिए बेल फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल दिलवाई, और जिसने आरोप लगाया था उसको पार्टी से बाहर फेंक दिया। उस बच्ची को, महिला को पार्टी से बाहर फेंक दिया। छोड़ दीजिए, लाल सिंह एक व्यक्ति था, याद होगा आपको, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, जिसने कठुआ रेपिस्टों के समर्थन में रैली करी। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी से उसको बाहर निकाल दिया गया। कांग्रेस ने उसको ले लिया, लेकर उसको टिकट दिया, राहुल गांधी के साथ बैठकर आज वो रैली कर रहा है। छोड़ दीजिए इस बात को। इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं, कल एक महिला के साथ, उसका नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उसके साथ अपमान किया गया। उसका मतलब मंच पर छेड़छाड़ हो रही है। उसका सोनिया दुहन मंच पर उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जो पुरुष है वो छेड़छाड़ उसके साथ कर रहे हैं। शैलजा जी ने उस बारे में आकर बोल दिया है। वो कह रही है कि मेरी उस महिला से बात हुई है, उस महिला को परेशान किया गया, उसको कोहनी मारी गई, उसके साथ स्थितियां खराब कर दी गई, लेकिन उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई स्थिति पे संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। बंगाल पर ये चुप हो गए, बंगाल पर एक शब्द इनसे नहीं निकला। उत्तर प्रदेश पर कभी एक शब्द जो है, अगर कोई और व्यक्ति हो, जैसे कि नवाब यादव था वो, तो उस पर कोई सवाल जवाब नहीं किया। मोहित खान पर कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि जात भी देखनी है, राज्य भी देखना है, नेता भी देखना है, उसकी उम्र भी देखनी है, उसके कपड़े भी देखने हैं। सब सारी चीजें अगर फिट होगी तो राहुल गांधी महिलाओं की बात करेंगे, तो प्रियंका जो है महिलाओं की बात करेंगे, लेकिन अगर उनके पॉलिटिकल एजेंडा में फिट नहीं होता तो नहीं बात करेंगे। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बलात्कार जैसी घटना पर लाल किले से बात की है पिछली बार, अभी 15 अगस्त को। बलात्कार जैसे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में इस हिंदुस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक लाल किले से बात नहीं की। उस 56 इंच की छाती वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व देखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से खड़ा होकर कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, इस पर सख्ती से कानून बने और पालन हो और एक डिस्कॉर्स हो, क्योंकि हम चाहते हैं इस पर बात हो और बात होनी चाहिए। लेकिन वही है ना, सेलेक्टिव एमनीशिया जब आपको हो जाए, जब सर्टेन केसेस में आप आमिर खान बन जाए कि 15 मिनट याददाश्त होती है, गायब हो जाते हो, तो फिर एक इसका निस्तारण नहीं हो सकता। तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं का विषय हो, चाहे महिला सुरक्षा का विषय हो, उसको बहुत सेलेक्टिवली उठाना है, पॉलिटिकली उठाना है। जैसे रेसलर्स वाला विषय ही है। मैं भी कल परसों ही कहीं बबीता फोगाट जी का इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट जो है, जब उनके पिता की मृत्यु हुई, यानी कि वो बबीता जी के चाचा शायद हुए, उनकी जब मृत्यु हुई तो उन्होंने रेसलिंग छोड़ दी थी। रेसलिंग छोड़ने के बाद उन्होंने रेसलिंग छोड़ी और आना बंद कर दिया, और विनेश फोगाट जी के पिताजी नहीं रहे, तो महावीर फोगाट जिनको द्रोणाचार्य सम्मान मिला हुआ है, वो घर गए, विनेश फोगाट को लाए रिंग में, फिर से उनको लड़ाया। आज वो जहाँ पर भी हैं वो गुरु की वजह से हैं, अपने ताऊ जी की वजह से हैं। और आज वही महावीर फोगाट जी कहते हैं कि जब वो एयरपोर्ट आती है तो उनके बराबर में उनको तो मिलने नहीं दिया जाता, उनको तो बुलाया नहीं जाता, महावीर जी को तो कहा नहीं जाता, और उनके बराबर में छोटे वाले हुड्डा बैठे हुए हैं। राजनीति हो रही है, किसी को राजनीति में आने से मनाही नहीं है, लेकिन अपने जिस आदमी ने तुम्हें पहलवान बनाया हो, मार्ग दिखाया हो, मार्गदर्शन किया हो, तुम्हारे पिता के बाद पिता के जैसे तुम्हें संस्कार दिए हो, तुम्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया हो, तुम्हें गुरु की तरह ट्रेन किया हो, तुम्हें सब कुछ यहाँ तक पहुँचाया हो, तो कम से कम राजनीति के लिए इस तरह की चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए। उनका तो सम्मान होना ही चाहिए, हालांकि उनके घर का विषय है। मैं मानता हूँ कि विनेश जी को पूरा अधिकार है राजनीति में आने का, लेकिन राजनीति में कांग्रेस वाले जो राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं,
परिवार तक खराब कर रहा है। मुझे लगता है वो गलत है, और एक गुरु का अपमान गलत है, और एक रेसलर का अपमान गलत है, और एक द्रोणाचार्य अवार्डी का अपमान गलत है। वो नहीं होना चाहिए। उसमें आप पॉलिटिक्स घुसा के इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने अभी बहुत रिसेंट सुना, कहीं पर एक बयान चल रहा था कि अगर नीता अंबानी जी चाहें तो क्या नहीं हो सकता, नीता अंबानी जी चाहती तो मेडल आ सकता था। अरे इस हिसाब से तो इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग चाहे तो ओलंपिक ही नहीं होगा, कहेंगे सारे यूनाइटेड स्टेट्स को दे दो। ये कोई तर्क होता है क्या? फिर कहते हैं कि सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अरे सरकार चाहे, सरकार ने जो भी आपकी, चलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता, कोचिंग ट्रेनिंग पर जो खर्च हुआ वो तो हुआ ही, आप इस देश के खिलाड़ी हैं, उसके लिए मैं गौरव है। लेकिन उसके अलावा भी हरीश साल्वे जो हमारे देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा। भाई कौन भेजता है? कपिल सिब्बल क्यों नहीं चले गए भाई? या मनु सिंह भी क्यों नहीं चले गए? हर जो बलात्कारी, दुराचारी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए जो मनु सिंह यहां लड़ते रहते हैं, उनको भेज देते कांग्रेस वाले, क्यों नहीं भेजा? क्योंकि राजनीति करनी है, जानते हैं वो। और ये ऑनर्स, जितना मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता पहलवानी के बारे में, लेकिन ये ऑनर्स खिलाड़ी के ऊपर ही रहता है कि अगर कुछ ग्राम भी वजन कम रहता है, कुछ वजन भी ज्यादा रहता है, तो वो टेक्निकल पॉइंट्स पर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है प्योर राजनीति है, पूरे तरीके से राजनीति है, और इसमें सिर्फ एजेंडा बनाया गया कि जो प्रधानमंत्री, जो सरकार खिलाड़ियों को लेके, ओलंपियंस को लेके, पैरा ओलंपियंस को लेके, स्पोर्ट्स को लेकर जितना पैसा खर्च कर रही है, जितना काम कर रही है, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वीडियोस, तस्वीरें देखिए, हर स्पोर्ट्समैन के साथ पर्सनल टच देना, बात करना, उनसे हंसी खुशी रखना, उनको कंफर्टेबल करना, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में पूछना, नीरज चोपड़ा की मां से कम्युनिकेट करना, चूरमे की बातें करना, पर्सनल कनेक्ट बनाना, चीजों को आगे बढ़ाना। कितने प्रधानमंत्री करते थे भाई? कितने प्रधानमंत्री हुए इस देश में? किसी ने किया क्या? मुझे कोई एक वीडियो दिखाइए पैरा ओलंपियंस के साथ इस तरीके से कोई प्रधानमंत्री जो है कम्युनिकेट करता मिला हो। कोई प्रधानमंत्री पर्सनल टच के साथ हर खिलाड़ी का नाम जानता हो और उसके बारे में पूरे ट्रेनिंग शेड्यूल जानता हो। कोई प्रधानमंत्री इतने अटेंटिवली जीतने पर भी फोन करे और हारने पर भी फोन करे। आज सामने राजनीति के चक्कर में आप इस तरह की बातें करते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाया, हालांकि आप खुद ही कह रहे थे कि फोन आया नहीं किसी भी बीजेपी लीडर का। तो मैं मानता हूं कि जब पर्वत से बड़े नेता के ऊपर आप लांछन इस तरह के लगाते हैं तो उनके काम बताते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं सब, और ये सब झूठ है और कुछ नहीं। वही फोन वाली बात, हालांकि मेरा सवाल वो नहीं था, पर आपने फोन का जिक्र किया तो पहले उन्होंने कहा कि फोन आया ही नहीं, फिर हाँ, मैंने फिर उन्होंने नहीं उठाया। इस बात से वो क्या जताना चाहती, मैं इतनी बड़ी हो गई मैंने प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाया? या लोग नहीं समझते कि भाई विनेश फोगाट ने 4 दिन पहले क्या कहा था, विनेश फोगाट 4 दिन बाद क्या कह रही हैं, तो क्या वो अपनी छवि खराब नहीं करी जनता के बीच? प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के प्रति क्या रवैया रखते हैं ये देश जान रहा है। पिछले 10 साल से, अब तो 11वें साल में हम चल रहे हैं, और उससे पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुए थे तब भी प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से, सरकार ने अपनी तरफ से वो सब किया, और उस सब की तारीफ हिंदुस्तान का हर एक स्पोर्ट्समैन, हर एक एथलीट करता है। इस देश में एक अकेली एथलीट विनेश फोगाट नहीं है। बिल्कुल। हरियाणा में एक अकेली एथलीट विनेश फोगाट नहीं है। मैं मानता हूं उसका जवाब प्रधानमंत्री ने जो किया है वो सब सामने है जनता के। जबरदस्ती इसको पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए खींचा गया। अच्छा, 5600 करोड़ का मामला आपने आया दिल्ली में, आपकी तरफ से आरोप भी लगाया गया बीजेपी की तरफ से कि क्या ये पैसा कहीं चुनाव के लिए तो नहीं था? ये आप ये तुषार गोयल वो ड्रग्स का नशा ड्रग्स वाला कर रहे हैं। वो मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैं तो सोच रहा था कि वो 602 किलो 602 किलो, और मैं वही तो सोच, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं ये जो 602 किलो का जो ये माल है, ये पर्टिकुलरली कहीं पहुंचना था, पहुंच नहीं पाया, इस वजह से वो जलेबी की फैक्ट्रियां लग रही हैं, इस तरीके से मानसिक स्थिति इधर उधर हो गई, सही जगह नहीं पहुंच पाया है, ये पहले से पहले ही रेड हो गई मुझे लग रहा है। उस पर काम करने की जरूर आवश्यकता है। लेकिन हाँ, ये मतलब ये अब ये इतनी बड़ी खेप। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, मैं तो नहीं जानता इस बारे में, तो मतलब ये पूरा किसके लिए था? ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। ये पूरी मतलब पार्टी के लिए था या पर्टिकुलरली किसी नेता के लिए, किसके लिए था ये? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, नेता रहा कांग्रेस पार्टी का तुषार गोयल, तो मतलब किसको सप्लाई करता था? वो कांग्रेस वालों करता था क्या? अब क्या बता सकते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैं भी इस बारे में जानकारी नहीं रखता, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से जब से वो खेप पकड़ी गई है उसके बाद से कुछ नेताओं की जबान उल्टी सीधी हो गई है। वो कोई जलेबी की फैक्ट्री बता दे रहे हैं, कोई अलग अलग तरह की चीजें बता दे रहे हैं, वो जो भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा पड़ रहा है। मानसिक स्थिति में तो दिक्कत है ना। अब वो कहाँ जानी थी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि ऐसे भी नशे का व्यापार नहीं करना चाहिए। बताइए 600 किलो लोग जो है ना, मतलब ये क्या था? वो ड्रग्स था, क्या था? क्या कोकीन था, 540 और 60 किलो और था। एक तो एक कांग्रेस पार्टी वाले जो भी मिलते हैं इतना अल्ट्रा हाई लेवल के अपराध में मिलते हैं कि भगवान ही बचाए, लोग नाम नहीं जानते और ये सब पकड़े जा रहे हैं इसमें। खैर, विषय साफ है। अभी पिछले दिनों इस बारे में एक डिबेट भी चल रही थी और कहा जा रहा था कि ये इस तरह की स्थितियां बनी हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, वो आदमी पार्टी में है,
पार्टी में रह के काम कर रहा है, उसका कोई सस्पेंशन नहीं है, उसका कोई सस्पेंशन लेटर नहीं है, उसकी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन वो कांग्रेसी है, इस बात को स्थापित करता है। और आप दिल्ली में क्या कारोबार कर रहे थे? राहुल गांधी जवाब देना, जवाब देना चाहिए, इस बारे में बताना चाहिए। कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कहते जी हम नशा खत्म कर देंगे, हम ऐसी चीजें कर देंगे, देश को बेहतर बना देंगे, इक्वालिटी बना देंगे, ये कर देंगे। कुछ नहीं है जी। इन लोगों को राज्य चलाने आते नहीं, नशे ये राज्यों में बेच रहे, नेताओं से मिल मिलकर पता नहीं कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, कैसे कैसे सप्लाई करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह की इतनी बड़ी खेप एक पॉलिटिकल लीडर के उससे जमा होना बहुत बड़ी बात है। जांच ऑब्वियसली जाहिर है एजेंसीज कर ही रही हैं, और किस तक ये माल पहुंचने वाला था, कौन बेनिफिशियरी है, किसका मानसिक संतुलन खराब है, ज़रूर पकड़ा जाएगा, वो बचेगा नहीं। लेकिन इतना तय है कि जवाब देना चाहिए उस पार्टी को जहां का वो नेता है। महाराष्ट्र में चुनाव है। शरद पवार का कल एक बयान आया कि आप संभाजी नगर को वापस से औरंगाबाद कर देंगे, अहिल्या नगर को वापस से अहमदनगर कर देंगे, और धाराशिव को हम वापस से उस्मानाबाद कर देंगे अगर सरकार में आते हैं। औरंगजेब से प्रेम करने वाले और औरंगजेब से मोहब्बत रखने वाले एक तरफ हैं, और वीर शिवाजी और संभाजी से प्रेम करने वाले और उनका सम्मान करने वाले एक तरफ हैं। शरद पवार जी ने कहा कि वो संभाजी नगर को फिर से औरंगाबाद कर देंगे। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मिट गए इस देश में औरंगजेब को मानने वाले और मनाने वाले। अब किसी की इतनी हैसियत और कितनी औकात नहीं है कि संभाजी नगर को बदलकर औरंगाबाद कर दे और वापस जो है उस मुगलों वाले उसमें चला जाए। संभाजी महाराज जो हैं, शिवाजी महाराज जो हैं, इस देश का गौरव है, हम उनका सम्मान करते हैं, और इन नामों के प्रति एक निष्ठा है और पूरे महाराष्ट्र की निष्ठा है। अगर शरद पवार जी को इतना ही शौक मुगलों का है और इतना ही शौक जो है तुष्टीकरण का है और उनको सिर्फ मुस्लिमों की वोट चाहिए, तो सीधा सीधा बोल दे कि हाँ भाई मुझे सिर्फ मुस्लिमों की वोट चाहिए। उनको वीर शिवाजी से कोई लेना देना नहीं है, उनको आज से कोई लेना देना नहीं है, तो बोल दे। लेकिन नाम नहीं चेंज होने वाले हैं, और ये नाम कोई पॉलिटिकल गेम के लिए नहीं है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसी मनोदशा है हिंदुस्तान में। शायद कोई बच्चा, शायद कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो संभाजी महाराज और वीर शिवाजी को नहीं मानता होगा और उनको प्रेम नहीं करता होगा, सम्मान नहीं करता होगा, गौरव से उनका नाम नहीं लेता होगा। पता नहीं समझ में आता कि ये इतना ज्यादा शरद पवार जी को प्रेम क्यों है औरंगाबाद। नहीं शिवम भाई, ये बात यहीं तक सीमित नहीं है ना कि सिर्फ आप नाम बदल देंगे। अब वो मानसिकता क्या है, क्या आप वापस से क्या हिंदुस्तान का अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं? जो 1000 साल जो अपने इन्वेजन की बात कही, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग राज कर पाए होंगे 800 साल। अगर राज कर लेते तो आज 100 करोड़ हिंदू इस देश में नहीं होते। लेकिन क्या तुष्टीकरण के चलते आप अस्तित्व पर बात ला देंगे देश की? देश बड़ा है, मुसलमान बड़ा। अब वो तो वोट ठीक है, लेना है आपको, राजनीतिक पार्टी हैं आप, लेकिन उसके लिए आप हदें पार करेंगे। वो तो शरद पवार जी से पूछना पड़ेगा कि उनके लिए देश बड़ा है या औरंगजेब बड़ा है, या औरंगाबाद में ज़्यादा उनको आनंद है, या मुसलमान में उनको ज़्यादा आनंद है, या देश रहना चाहिए, देश के पुरखे रहने चाहिए, देश के लिए जान देने वाले, देश के लिए राजे, बड़े राजे महाराजे होने चाहिए। ये तो वो बताएं, ये सवाल तो उनके लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि तुष्टीकरण में आप इंडिया अलायंस वालों से जो चाहे करवा लो। आप उनसे नसरुल्लाह का समर्थन करा लो, कर देंगे। आप उनसे इस्माइल हानिया का समर्थन करा लो, कर देंगे। आप उनसे एक तरफा इजराइल को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन से टाइज चलवानी हो। एक डेलीगेशन अभी पिछले दिनों गृह मंत्रालय से मिलने गया था ना इंडिया अलायंस का जी, वो इजराइल के मसले पर। तो आप उन सबको करना हो, कर देंगे। राजीव गांधी को, सुब्रमण्यम स्वामी को डायरेक्टली इजराइल को बाईपास करते हुए जो फलस्तीन भेजना हो, कर देंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी 70 साल 75 साल की महिला को मेहरम की रकम ना देकर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के सामने छोड़ना हो, और उसका जो है एक जो वो होता है पैसा जो होता है वो मिलना चाहिए, उसको खत्म करना हो, कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पलटना हो, पलट देंगे। राम भक्तों पर गोलियां चलानी हो, चला देंगे। सिखों पर गोलियां चलानी हो, चला देंगे। गौरक्षकों पर गोलियां चलानी हो, इंदिरा जी द्वारा चलवा देंगे। आप बताइए क्या करना है इनको। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो सब कर देंगे। ये मुगल सम्राट की उस पर भी चले जाएंगे, समाधि पर, समाधि तो नहीं कहते, क्या बोलते हैं, कब्र पर चले जाएंगे। नेहरू जी भी होकर आए, बाबर की कब्र पर इंदिरा जी भी होकर आई, सोनिया जी भी होकर आई, सब लोग होकर आए। कौन खुशवंत सिंह की किताब नहीं पढ़ता? किसने नहीं पढ़ा? मैं तो कहता हूँ गूगल कर लीजिए। जब इनको मत्था टेकना ही जाकर मुगलों के सामने है तो टेकें। लेकिन इस तरीके से देश में अगर ये सोचते हैं आज कि इस तरह की स्थितियों को बदल देंगे, बदल सकते हैं, या फिर से ऐसी कोई परिकल्पना कर सकते हैं, तो ये नहीं होने वाला। हिंदुस्तान चलेगा कानून के हिसाब से,
और इस देश के लिए जिसने जहां पर तब भी बलिदान दिया, जान दी, उनका सम्मान तो आपको रखना पड़ेगा, माफ कीजिए। और ये इस देश की जनता भी जानती है। शरद पवार जी औरंगाबाद को जो वो कह रहे हैं संभाजीनगर को औरंगाबाद करने के लिए, तो वो संभाजीनगर में घुस नहीं पाएंगे अगर इस तरह की कोई बात सोच भी रहे हैं तो। गलतफहमी है ये उनकी, महाराष्ट्र में नहीं घुस पाएंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी टिप्पणी करिएगा। बहुत ऐसी खबरें हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी खबरें हैं, मीडिया में से चल रहा है कि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल। क्यों, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं, सुनने में आया ऐसी बहुत सारी बातें। पसंद, अब देखिए मैं इस बारे में जानता नहीं, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो शायद बेहतर ही होगा उनके लिए। भगवान ने हो सकता है सद्बुद्धि दे दी, पर अभी ऐसा लगता तो कहीं नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की माताजी, पिताजी, उनको तो कभी उद्धव ठाकरे जी के पिताजी ने पसंद किया नहीं। बाला साहेब ठाकरे का क्या स्टैंड था कांग्रेस को लेकर वो देश जानता है, सब जानते हैं। लेकिन पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या वो कीड़ा काटा हुआ है उद्धव ठाकरे जी को। उद्धव ठाकरे जी किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की चीज़ें करते हैं, तो हो सकता है उनको मुख्यमंत्री बनने का बहुत शौक है। उनको लगता है कि उम्मीद है, हालांकि पिछले दिनों बेइज्जती भी हो गई। एक सभा में लगातार बार बार कह रहे थे उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री चेहरे का निर्वाचन होना चाहिए, उस पर मतलब जो है चुनाव होना चाहिए, पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनके क्लैरिटी हो जाए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं बोला गया, शायद उद्धव ठाकरे उस वजह से नाराज हो, ऐसा लगता है उनको उम्मीद लग रही हो कि यहाँ भी मुख्यमंत्री बनने के लिए एक स्ट्रैटेजिकल अलाय जो भाजपा हुआ करती थी उसको छोड़कर गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो भी नहीं बन पाए। तो हो सकता है उनके दिमाग में कुछ हो, वो तो वही ज्यादा बेहतर बता। कल गाजियाबाद में घटना घटी, मंदिर में घेराव किया गया यति नरसिम्हानंद राव के बयान को लेकर। कहा गया कि एफआईआर ही सिर्फ काफी नहीं है, उनको अरेस्ट कर लीजिए या जो भी कुछ उनकी मांगे रही होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मैंने सवाल आपसे पहले भी पूछा था कि संविधान या पहले इस्लाम। नहीं, अगर आपने एफआईआर कर दिया तो कानून पे भरोसा रखिए ना। दो चीजें, इसके दो पहलू हैं। पहला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर कोई जाहिल टिप्पणी करे, मैं नहीं चाहूंगा ऐसा, बिल्कुल नहीं चाहूंगा। कोई नेता करे टिप्पणी, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। कोई पार्टी का बड़ा नेता करे, जैसे कहा था दिग्विजय सिंह ने कि राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, कहाँ राम पैदा हुए। उनकी इतनी औकात नहीं है पलटकर यही बात किसी और धर्म के किसी और भगवान के बारे में बात करें। राहुल ने कह दिया था कि मोदी की कैबिनेट में सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो बिल्कुल मंदिर में रखी हुई मूर्ति की तरह है, बिल्कुल ताकत नहीं है। उनकी हैसियत और औकात नहीं है कि नाच गाना भी कहा राहुल गांधी ने। उनकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि किसी और धर्म के किसी और भगवान को मूर्ति को लेकर वो इस तरह का कमेंट कर दें या इतना दम वो भर पाए, नहीं कर पाएंगे। उनकी इतनी हैसियत नहीं, वो जानते ही नहीं कि इस देश में मूर्ति को बचाने के लिए लोगों ने, पंडित मतलब जो वहां पर पूजा कर रहे हैं, उन्होंने वो शिवलिंग लेकर कुएं में कूद गए थे, उन्होंने अपनी जान दे दी शिवलिंग बचाने के लिए। लेकिन एक आदमी, कोई बेवकूफ आदमी इस तरह की बातें इसलिए धर्म के बारे में कर सकता है क्योंकि यहाँ पर लोग उसको रिएक्ट नहीं करते, रिटेलिएट नहीं करते उस तरीके से बाकी जो लोग करते हैं। या फिर मंदिर में नाच गाना चल रहा है, इस तरह की चीजें, मंदिर नाच गाने की जगह है क्या? किसी दूसरे को बोलकर दिखाओ, ऐसी हिम्मत हो तो आप में नहीं कह सकते। इतने सारे बयान, हिंदू हिंसक होता है, हिंदू मलेरिया, सनातन, डेंगू और ना जाने क्या क्या, इन सब चरण चुंबकों की इतनी हैसियत नहीं है कि ये बातें दूसरे धर्म को लेकर बोल दें। इनको पता है इनकी जबान काट दी जाएगी। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे धर्म पर कोई भी बेवकूफ, कोई भी जाहिल कमेंट करे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहूंगा कि हमें भी दूसरों के धर्म और किसी भी चीज को लेकर कमेंट करना है, परंतु अगर किया है तो उसका निस्तारण कानून से है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर किसी विषय में ऐसा कोई मामला हुआ है तो आप स्ट्रीट जस्टिस पर नहीं आ सकते भाई। स्ट्रीट जस्टिस नहीं हो सकता किसी के लिए, आप स्ट्रीट जस्टिस नहीं कर सकते। आप यहां पर जो है, अगर आपको इस तरह की चीजें करनी है तो आप कानून जो है सड़क पर लेकर नहीं आ सकते। वो किसी भी विषय में है, एफआईआर होगी, कानून के तहत कार्रवाई होगी। और ये एक विषय नहीं, किसी भी विषय पर मैं बोलता हूं कि इस तरह की चीजें, इससे हमें बचना पड़ेगा। ये जो हुलिगनिज्म है, या फिर यूं कहिए कि ये जिस तरीके से भीड़ तंत्र सोचता है कि तन सर से जुदा कर दो, वो यहाँ न्याय नहीं है और वो हिंदुस्तान में तो नहीं चल सकता, हिंदुस्तान में तो नहीं हो सकता। कानून है, कानून के तहत कार्रवाई होगी, कोई भी हो। न्याय की बात की आपने, केजरीवाल साहब भी जनता की अदालत में गए हैं, अब पता नहीं कोर्ट पे भरोसा उन्हें है नहीं है। अब कोर्ट पर भरोसा तो होगा उनको, थोड़ा बहुत जो भी था, उनको बेल मिल गई, लेकिन अब उनको अपनी हार पर गारंटी है। उतनी गारंटी, इतनी मुझे लगता है शायद आज तक उनको रही नहीं। वरना व्यक्ति जो आदमी है, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि एक पार्टी में एक ही आदमी एक ही पद संभालेगा, मुख्यमंत्री भी वही है, संयोजक भी वही है।
उन्होंने कहा था एक जो संयोजक होगा वो एक ही टर्म के लिए हो, 2 टर्म के लिए होगा, 2 ही बार बन सकता है, मतलब जो पार्टी का अध्यक्ष एक तरीके से जो होगा। बाद में वही संविधान उन्होंने चेंज कर लिया। बाकी कार नहीं लूँगा, घोड़ा गाड़ी नहीं लूँगा, पुलिस नहीं लूँगा, बंगलो नहीं लूँगा, ये सब पर तो वो पलट ही गए। कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊँगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बदल ही दी। लेकिन उन्होंने कभी सत्ता पर से अपनी पकड़ कमज़ोर नहीं होने दी, कुर्सी से। अरविंद केजरीवाल ने चाहे संविधान बदला पार्टी का, चाहे नियम बदले, चाहे कायदे बदले, चाहे कानून बदले, चाहे कुमार विश्वास जी को अलग किया, चाहे इसके अलावा शांति भूषण प्रशांत भूषण जी को अलग किया, चाहे योगेंद्र यादव जी को लात मारी, चाहे और तमाम लोगों को अलग किया, चाहे कपिल मिश्रा जी उनसे बाहर गए, चाहे कितने भी लोग बाहर गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नामक प्राणी ने कभी भी अपनी कुर्सी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री की नहीं छोड़ी। पहली बार एक आदमी अपना करोड़ों का महल छोड़कर, लाखों के पर्दे छोड़कर, 10 लाख का कमोड, पता नहीं वो कितने का था, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, उन सबको छोड़कर पहली बार अगर कुर्सी छोड़कर जा रहा है तो उसको डर लग रहा है। वो इतना तो डरा हुआ है कि इस बार खतरा है उसकी कुर्सी पर। वो जान गए इस बात को कि क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है, कुत्ता कोई पूछ नहीं रहा। इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं, मनीष सिसोदिया जेल रहा है, संजय सिंह जेल रहा है, और जो है सत्येंद्र जैन जेल रहा है, खुद अरविंद केजरीवाल जेल रहा है। जनता में हालात खराब है, लोगों ने लोकसभा में बिल्कुल पूछा नहीं, और अरविंद केजरीवाल के रोने धोने के बाद भी, लगातार रोने धोने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को जनता ने एक भी सीट दिल्ली में नहीं दी। तो जो आदमी इतना लालची है, कुर्सी से इतना बंधा हुआ है, पार्टी पद से इतना बंधा हुआ है, घर से इतना बंधा हुआ, वो छोड़कर अगर जा रहा है तो दिल्ली की जनता को समझना चाहिए और देश की जनता को समझना चाहिए कि इस बार ताकत कम है, कुर्सी हिली हुई है और जाएगी। बस वही डर है कि फिर से जनता के बीच में ड्रामा करने पहुंच गए। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी है। अभी कल परसों में उनका एक वीडियो देख रहा था, आतिशी जी के साथ जाकर कहते हैं कि ये सड़क अभी तक बनी नहीं थी, अब बन जाएगी। उनके प्रवक्ता से सवाल करो, कहते वो अरविंद केजरीवाल जी को काम करने नहीं दे रहे थे, अब बना देंगे। अब कैसे बना दोगे जब तब नहीं बना पा रहे थे? यानी कि आतिशी जी बेहतर है अरविंद केजरीवाल से, मैं तो मानता हूं ऐसा। हालांकि है दोनों एक ही थाली के वो, लेकिन मैं फिर भी मान रहा हूं कि आतिशी हो सकता है उनसे बेहतर हो। आतिशी को मौका देना चाहिए। एक आदमी को जबरदस्ती क्यों पेश किया जा रहा है? जब अरविंद केजरीवाल से बेहतर आतिशी है और अब तक 9.5 साल में सड़क नहीं बनी और आखिर के 6 महीने में आतिशी सड़क बनवा देगी, तो आतिशी बेहतर है। आतिशी के नाम पर चुनाव होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो एक असफल मुख्यमंत्री साबित हो चुके हैं। लेकिन जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को थोपा जा रहा है। मैं मानता हूं कि एक आदमी जो पिछले 10 साल से, जिसने सारे कायदे कानून बदल दिए हो कुर्सी रखने के लिए, वो 6 महीने कैसे कुर्सी से दूर रहेगा, वो बड़े सोचने वाली बात है। लेकिन इस बार उनको हार दिखाई दे रही, इस वजह से ये सब ड्रामा चल रहा है। अच्छा, एक सोचने वाली बात और चल रही है कि कम्युनिस्टों को सीधा संदेश दिया गया केजरीवाल साहब की तरफ से आतिशी को बनाकर। कम्युनिस्ट खुद को संदेश देकर कुछ नहीं कर पा रहे बेचारे, थोड़ी बहुत ही जगहों पर रह गए हैं। एक देश में जहां जमाना हुआ करता था कि अगर स्थितियां ठीक रहती तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे उनके, ज्योति बाबू। और एक जमाना यह है कि आज जेएनयू और कुछ एक राज्यों को छोड़कर वो जीवन में कहीं रह नहीं गए, हिंदुस्तान में कहीं रह नहीं गए। तो अगर उनको मैसेज दिया भी है अरविंद केजरीवाल ने, तो हार ही है। कम्युनिज्म की जितनी ज़्यादातर धाराएं हैं हिंदुस्तान में, ज़्यादातर लोग अब उसका विरोधी करते हैं और उसके साथ कोई है नहीं। तो मैं मानता हूं कि इस तरह का अगर मैसेज उन्होंने दिया भी है, जो कि दिया है, तो ये अपने आप में मुझे लगता है उनको गर्त में लेकर ही जाएगा। एग्जाम्पल, कम्युनिज्म में इतना ही आनंद होता तो उनकी खुद की विचारधारा और उतना बेहतर होता तो बढ़ती, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये लेबल उनके ऊपर है। आतिशी जी कितना भी अपने नाम में से मार लेना हटा ले, दुनिया जानती है कि उनके माता पिता ने मार्क्स एंड लेनिन के ऊपर उनका नाम रखा था। दुनिया जानती है कि अफजल गुरु की मर्सी पिटिशन को फाइल करने वाले उसके माता पिता थे। दुनिया जानती है, दिल्ली जानती है कि एक आतंकवादी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट करके फांसी दे दी थी, उसको बचाने के लिए उनकी आज की मुख्यमंत्री के माताजी पिताजी राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन लेकर पहुंचे थे। दिल्ली जानती है कि आतिशी जो है वो जिस विचार में पली बढ़ी है, वो तो ना भगवान को मानती, ना इंसान को मानती, ना धर्म को मानती, वो मार्क्स एंड लेनिन को मानती है। और इसी वजह से उन्होंने वो सरनेम कैरी भी किया। जब लोग सवाल पूछने लगे तो उन्होंने वो नाम बदला। तो लोग नहीं जानते क्या? बदला इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल कन्वीनियंस है। मंदिर में इसलिए बैठी है क्योंकि पॉलिटिकल कन्वीनियंस है। काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कभी किया नहीं। जनता जवाब देगी इस बार। चलिए, आखिरी सवाल योगी आदित्यनाथ को लेकर।
अक्सर वो बयानों में कहते हैं अपने कि जो ये अपराधी लोग हैं इन्हें उल्टा टांग कर छोका लगा देना चाहिए। बहुत सारी बातें भी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ को लेकर, सेंटर को लेकर उठी, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे सच्चाई क्या कुछ है? मतलब क्या, किस चीज़ को लेकर सच्चाई जानना है आपको? कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हट जाएगी, अगले मुख्य जो प्रधानमंत्री के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी योगी आदित्यनाथ को, तमाम तरीके की चर्चाएं अब आपके पास तो सारी वो होंगी ही। नहीं, देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि केंद्र और राज्य यानी कि यूपी और दिल्ली के बीच में लड़ाई है। ठीक है, निराधार है, बिल्कुल निराधार है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया, आपको पता था कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे? पहली बार नहीं, पहली बार में पता था? नहीं पता था, पूरे देश को नहीं पता था। उस समय कौन लोग थे? यही तो सरकार थी ना। 2017 में यही प्रधानमंत्री मोदी थे। 2017 में यही पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी थे। निर्णय लेने वाली पार्टी ही थी, उनको मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी ही थी, उनको आगे बढ़ाने वाली पार्टी ही थी, उनमें एक नेता देखने वाली पार्टी ही थी। यही मोदी जी और गृह मंत्री जी थे। हटाने का सवाल कहां से आता है? कोई बात ही नहीं है ऐसी। निराधार बातें हैं। और रही बात आगे बढ़ने की, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कोई आगे बढ़ता है वो नेचुरली आगे बढ़ता है। आपको लीड करने का मौका दिया जाता है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा था लाल किले से कि 1 लाख ऐसे युवाओं को हम लाएंगे राजनीति में जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। मैं उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हूं। बहुत कम समय में पार्टी ने मुझे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने अपना पार्टी का पक्ष रखने के लिए टीवी पर भेजना शुरू किया, वो मौका दिया। ये मेरे लिए गौरव की बात है। ऐसा सिर्फ मुझ जैसे इंसान के साथ भाजपा में ही हो सकता है, मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। तो यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकली मजबूत है, पार्टी के लिए बेहतर कर सकता है, विचारधारा के लिए बेहतर कर सकता है, देश के लिए बेहतर कर सकता है, तो उसको तो मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, पूरी पार्टी समर्थन, मदद और आगे बढ़ाने का प्रयास करती ही है। अब चाहे उसमें योगी आदित्यनाथ जी हो या कोई भी और बाकी मुख्यमंत्री हो, यहां पर इस तरह का कुछ नहीं है कि भाई एक परिवार से आते हो आ जाओ, एक खानदान से आते हो आ जाओ, एक जगह से आते हो आ जाओ, एक डायनेस से आते हो आ जाओ, बहुत सारे पैसे हैं आ जाओ। वो अभी हरियाणा कांग्रेस में हुआ था, अच्छी चमड़ी दमड़ी चाहिए, वो सब नहीं चाहिए, चमड़ी दमड़ी नहीं चाहिए यहाँ। भारतीय जनता पार्टी में ना चमड़ी दमड़ी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ये सब चीजें नहीं चाहिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप देश को, विचारधारा को, पार्टी को, संगठन को किसी भी स्तर पर मजबूत कर सकते हैं तो आपको मौका मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और यही लागू होता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के। चलिए, सवाल तो मेरा आखिरी था, लेकिन मुझे ध्यान आया ओवैसी साहब का और मदनी का बयान। हालांकि दोनों राजनीति किस तरीके की करते हैं, बांटने वाले बयान अक्सर दोनों के होते ही हैं, लेकिन महमूद मदनी के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी बांटने की राजनीति करते हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। तो क्या यहाँ मुसलमान 2 धड़ों में बटेगा? एक धड़ा ओवैसी के पास, एक धड़ा मदनी के पास? मुझे लगता नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि हर किसी को अपनी रिप्रेजेंटेशन रखने का अधिकार है, लेकिन शायद ऐसा ना उसका रीजन है। ये सवाल इसलिए कि दोनों एक ही तरीके की राजनीति करते हैं, भड़काऊ बयान, भाषणबाजी, और वही लगातार करते रहे। कॉन्टेक्स्ट एक पर्टिकुलर चीज को लेकर अलग हो सकता है। एग्जाम्पल, किसी एक मुद्दे पर 2 अलग राय हो सकती है, लेकिन जब विषय ब्रदरहुड का आता है तो दोनों के स्टेटमेंट सेम ही होता है। तो वो हो सकता है कि उनके भाई किसी को थोड़ी देर के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस लगाओ, किसी को लगाओ कि मेरे समर्थन में कमी है। जैसे कि मुझे लगता है कि ओवैसी जी को जब भी लगता है कि थोड़े मुस्लिम कम उनकी बात सुन रहे हैं तो कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। उनको लगता है कि अच्छा मुस्लिम कम आए हैं, चलो हिंदुओं को 2 गाली दे दो, थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जब लगता है कि ओहो सपोर्ट कम मिल रहा है, हार सकते हैं, तो क्या कर रहा है, चलिए जी हिंदू धर्म पर कुछ कॉमेंट कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें वो करते हैं, लेकिन कितनी जनता उनको एक्सेप्ट करती है वैसा कुछ नहीं है भाई। हर धर्म में उनका कोई एक्सेप्टेबिलिटी है नहीं है, हर धर्म का नेता व्यक्ति उनको नेता मानता है नहीं है, हर राज्य में उनका प्रेजेंस है उस तरह के से नहीं है। इतने लंबे समय की राजनीति हो गई, अगर कुछ भी इंक्लूसिव करते होते तो आज हिंदुस्तान में कहीं होते, लेकिन वैसा नहीं है। विषय एक साफ है कि कॉमन एजेंडा को लेकर दोनों एक ही साथ है, पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन राजनीति कमोबेश एक ही तरीके से चलती है उनकी। वक्फ पर सरकार प्रतिबद्ध है पूरे तरीके से। हमारे पूर्वजों ने जो एजेंडा बनाया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो भी कहा था, भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है वो आज भी उस पर अड़िग है। नेहरू ने कहा था कि पिछड़ी कास्ट को लेकर उनमें टैलेंट की कमी होती है। नेहरू ने कहा था कि कास्ट सेंसस जो है नहीं होना चाहिए। नेहरू ने कास्ट सेंसस को रोका था। राजीव गांधी ने उसका विरोध किया था। इंदिरा गांधी ने उसको विरोध किया था, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा जी की बात पे। 3 पीढ़ियों ने विरोध किया,
चौथा राहुल गांधी आते ही पलट गया, कहते नहीं नहीं हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, भाजपा ऐसी नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था 370 हटेगी तो हटेगी। एक देश में 2 प्रधान 2 संविधान 2 निशान नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे। 2024 की भाजपा भी ऐसा ही कहती है। इस देश में 370 नहीं रहेगा, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था, मोदी जी और शाह जी भी यही कहते हैं। ठीक है। इस देश में इन चीजों को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं। राम मंदिर को लेकर भाजपा कहती थी कि आना चाहिए, तो अटल आडवाणी भी वही कह रहे थे और मोदी और शाह जी भी वही कह रहे हैं। स्टैंड क्लियर है भाई। एक जो पीढ़ियां बदलती है, लोग पार्टी में नए लोग आते हैं जो संचालन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन विचारधारा वही है। स्टैंड अपना बिल्कुल क्लियर है। वक्फ को लेकर लगातार चर्चा है, कोई भी हो वक्फ को लेकर आना ही है, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। वक्फ बिल को लेकर हम ऑलरेडी आ चुके हैं, चला गया है वो स्टैंड। जेपीसी में है, तो जेपीसी है तो उसका ठीक है, उसको करने दीजिए, मैं मानता हूं, लेकिन वो हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता है और वो रहेगी, और वो व्यक्तियों से नहीं विचारधारा से जुड़ी हुई है। हम कांग्रेसी नहीं है कि नाना को, दादी को, पिताजी को सबको पीछे छोड़ के अपनी लाइन बदल दो, जो है वही रहने वाला है। पवन कल्याण ने सीधा धमकी भरे लहजे में राहुल गांधी को कहा कि मोदी जी को कुछ भी कहिए, मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन राम का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भी मानता हूं पवन कल्याण जी की बातों में बात को मिलाते हुए मैं भी यही कहना चाहता हूं, और इस देश के हर हिंदू को यही कहना चाहिए। आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना है कहिए, गृह मंत्री जी को कहना है कहिए, बाकी किसी को कहना है कहिए, पवन कल्याण को कहना है कहिए, शिवम त्यागी को कहना है कहिए, लेकिन सनातन धर्म के बारे में अगर आप लगातार इसी तरह की टिप्पणी करते रहेंगे तो आपको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग विरोध करेंगे इस बात का, 1000% करेंगे। आप कुछ भी कहकर नहीं निकल सकते। इस आदमी की जबान जब भी सनातन के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में आती है तो राहुल गांधी की जबान ऐसे क्यों चलती है जैसे मक्खन पर चाकू चलता है, बड़ा सॉफ्ट और माइल्डली कुछ भी कहकर निकल जाते हैं। मेरा विरोध इसी बात का। बाकी किसी धर्म को लेकर ये आदमी एक शब्द बोल क्यों नहीं सकता? क्या ऐसा डर है उसको? क्या ऐसी मतलब घृणा है सनातन धर्म से? बाकियों को लेकर वो आदमी इतना एकदम सॉफ्ट क्यों है? रीजन क्या है? अगर आपको क्रिटिसाइज ही करना ना, सबको कीजिए, सबके बारे में बोलिए, लेकिन नहीं बोलेंगे। आज एक चीज है, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, अपने को मानते हैं, और तो पवन कल्याण अगर इस बात को कहते हैं कि सनातन को लेकर आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, और एक बात ठीक भी है, आप विदेशों से लेकर देश तक इस तरह की बातें कहेंगे, आपके अलायंस वाले इस तरह की बातें कहेंगे, आपके डीएमके वाले इस तरह की बातें कहेंगे, लेकिन बावजूद उसके अगर चीज़ें नहीं बेहतर होती हैं और आप लगातार उसको कहते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में दुनिया में कोई भी उसको कुछ खड़ा होकर कहेगा। एक तरफ थे जो विवेकानंद थे, जो पूरी दुनिया में सनातन को लेकर गए, जिन्होंने शिकागो में भाषण दिया और सब कुछ किया, और वो इस तरीके से धर्म की ध्वजा को उतना आगे लेकर बढ़े। एक आदि शंकराचार्य थे जिन्होंने स्थापना की शक्तिपीठों की, और वो इसको लेकर इतना आगे बढ़े। और एक राहुल गांधी है कि उसी धर्म पर जो है गाली देना और इस तरह की चीजें करना लगातार करते हैं, कोई बर्दाश्त नहीं। डीएमके के बयान के बाद भी 42 से 99 पे पहुंचे ना। नहीं, मैं एक चीज मानता हूं बहुत क्लियर, और दूसरी बात इसी में जोड़ लीजिएगा कि लगातार हमलावर हैं वो, इतना विरोध करने के बावजूद भी, और खुले मंचों से कहते हैं कि बीजेपी से जो चाहूं वो करवा सकता हूं। क्या आप वाकई में इतने कमजोर हो गए? देखिए, सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है। सिस्टम ये बिल्कुल भी सुप्रिया सिनेत कहती है कि सिस्टम हमारा है। नहीं, उनका होता तो सरकार ना ले आते क्या? कमाल के बाद सिस्टम से फिर सरकार भी ले आते, सिस्टम से सरकार ले आते ना भाई। वो तो कहते हैं कि ईवीएम भी खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, और सारी चीजें तो सिस्टम में उन्हीं का था, तो सरकार ले आते। नहीं था। देखिए सुप्रिया जी, अगर आप सुन रही होंगी तो बता दीजिए, तो जाहिर सिस्टम किसका? नहीं, तो सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है, चीजें भी हमारी हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब तक रावण का वध कर नहीं दिया, रावण को यही लगता था कि वही सुपीरियर है। उसको यह लगता था कि वही बेहतर है। उसको लगता था बुराई का मार्ग ठीक है, अहंकार का मार्ग ठीक है, धर्म को गाली देने का मार्ग ठीक है, मां सीता के साथ जो उसने किया वो ठीक है, जितनी भी चीजें उसने की उसको लगता था वो ठीक है, जब तक उसका वध नहीं हो गया। जब वध हुआ तो हे राम कह रहा था। तो क्या बीजेपी राजनीतिक करियर राजनीतिक तौर पर जब तक सनातन की बुराई करने वालों का पूर्ण रूप से राजनीतिक वध नहीं हो जाएगा, तब तक उनको यही लगेगा कि हम ही सुपीरियर हैं।
अरे राहुल गांधी में अगर अहंकार नहीं होगा तो वो हारेगा कैसे? राहुल गांधी में अगर सनातन को अपमान करने की वो नजर नहीं होगी, वो चीजें ना हो, तो वो आदमी हारेगा कैसे? उनकी यही जो प्रवृत्ति है जो उनको लगातार बढ़ा रही है और उनको लग रहा है कि वो अच्छा कर रहे हैं, तभी तो जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करती। पिछले एक परिवार का व्यक्ति जो इतने लंबे समय से राजनीति में है, लगातार चुनाव हार रहा है, पहली बार जब उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया तो अपनी पार्टी को अपनी 135 साल के सबसे बुरे प्रदर्शन में ले गए। दूसरी बार जब चला चुनाव हुआ तो अपनी पार्टी को अपने 135 साल के इतिहास में दूसरी सबसे बुरी हार दी। तीसरा चुनाव जब हुआ उनकी लीडरशिप में तो तीसरी बार अपनी पार्टी को 135 साल में सबसे बुरी हार दी। उनके कुछ चरण चुंबक आसपास होके वो जैसे बाहुबली में वो नारे नहीं लगाते रहते, वो भल्लाल देव के चारों तरफ मिलके वो इसी तरीके से नारे लगा रहे हैं, अरे क्या कर दिया, आतंक कर दिया, इतनी शानदार जीत, ऐसी जीत 99 ले आए, वो ले आए, वो ले आए। अरे भाजपा को छोड़ो, अपनी पार्टी का इतिहास देख लो, 135 साल में तीसरी सबसे बुरी हार है। आप खुश होते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, शायद इंदिरा जी के विरोध के बाद भी 156 सीटें आई, 156 सीटें, भारी विरोध के बावजूद 156 सीटें, 156 सीटें। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवम त्यागी जी आपका स्टूडियो में आने के लिए, और आपने इतने बेबाकी से जो हर सवाल का जवाब दिया। दर्शकों आप भी बताइएगा आपको ये चर्चा कैसी लगी। नमस्कार।